सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। 16 अक्टूबर का जो जलसा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरी अपोजिशन जमातों का, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, उसका चर्चा है हर तरफ। उसकी तैयारियां हो रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और अभी जो जलसे की तारीख़ नज़दीक आ रही है, अपोजिशन जो अवामी मसाइल हैं उनका ज़िक्र ज़्यादा कर रहे हैं, महंगाई का ज़िक्र ज़्यादा कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अवाम का दुख दिलों में लिए वो बाहर निकल पड़े हैं, और अब जब तक अवाम को इंसाफ नहीं मिलता वो ये नारा बुलंद करते रहेंगे। तासुर एक ये वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी तकारीर को गौर से सुने, उनके इंटरव्यूज़ को गौर से सुने, और तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये असल कहानी, ये असल गेम है क्या, कौन किसके मफादात के लिए ये जंग कर रहा है। आज हम आपको मरीम नवाज़ साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू के कुछ हिस्से सुनाएंगे, और आप पर छोड़ते हैं, आप फिर ख़ुद नतीजा अखज़ करें कि ये सारा मामला है क्या। बज़ाहिर जो ये कहानी नज़र आ रही है कि जिसमें आवाम के दुख दर्द की बात हो रही है, दरहकीकत ये दुख दर्द अपना है जिसको आवाम का दुख दर्द कहकर तो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मरीम नवाज़ साहबा ने जो बात की है कि शहबाज शरीफ साहब पर जो एतमाद का इजहार किया था नवाज़ शरीफ साहब ने, वो जो डील करने की कोशिश कर रहे थे वो उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। इसके बाद उनसे ये चार्ज ले लिया गया, और अब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जो नून लीग के मामलात हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा उनकी कोई से नहीं है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं। आपको ये सारी गुफ्तगू सुनवाते हैं सब, थोड़ा सा आपको, लेकिन पहले मैं अपने मेहमान, मेरे साथ ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़, और सदीक़ साजिद साहब सीनियर हमारे कॉरेस्पोंडेंट रिपोर्टर, वो हमारे साथ हैं। इन दोनों हज़रात की भी सियासी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है, और ये मैंने इनको अपने साथ इसलिए बिठाया कि अगर कहीं मैं इधर उधर होने लगूँ तो चौधरी साहब और ग़ुलाम मुर्तज़ा मुझे पकड़ के बिल्कुल सही ट्रैक पे ले आए कि जनाब समी साहब ये बात ऐसे है। ये जो सारा मामला है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को रोल मिला और नून लीग की पॉलिटिक्स, ये जो फेज़ था, इसका आगाज़ उस वक्त होता है जब सज़ा पाने के बाद, जिस वक्त एक पूरी कैंपेन हो रही थी, तो अचानक मरीम नवाज़ साहबा खामोश हो गई, और बिल्कुल उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश हो गया। सब कुछ टोटली कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा, उनका कोई इस दुनिया में वजूद ही नहीं है। तो जब मरीम साहबा से ये पूछा गया पॉलिटिक्स के हवाले से कि आप बड़ी खामोश हैं और आप क्यों इस तरह बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही, तो क्या कहा था मरीम साहबा ने उस वक्त चंद माह पहले, ज़रा वो आप गुफ्तगू ज़रा सुन लें, जिसमें उन्होंने कहा कि बस मैं जब तक मेरे वालिद साहब ठीक नहीं होते मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगी। सुन लें ज़रा। मरीम नवाज़ साहबा ये कह रही हैं कि पूरी ज़िंदगी सियासत के लिए पड़ी है, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं, मैं अपने वालिद साहब की खिदमत करना चाहती हूँ। और वो अगरचे पाकिस्तान में थी, वालिद साहब उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खामोश रह के उनकी खिदमत करूँगी, और वालिदैन बड़ी मुश्किल से आते हैं, मैं अपनी वालदा को खो चुकी हूँ, और अब जब तक मेरे अब्बा जी ठीक नहीं होंगे मैं कोई किसी तरह की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगी। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बात को, और हमने भी अप्रिशिएट किया कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन अब जो उन्होंने कल रात गुफ्तगू की आसमा शिराजी साहबा के शो में, ज़रा वो सुनवा दें, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू की और बताया कि बुनियादी तौर पर वो खामोश क्यों थी। जी सुनवाइए ज़रा। कि शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया मियाँ साहब ने पूरा, और ये भी डेमोक्रेसी है कि उनकी एक जो तरीका, जो वो समझ रहे थे कि किस तरीके से वो मामलात को ठीक कर सकते हैं, तो उनको भी मौका मिला। लेकिन क्योंकि वो ठीक नहीं कर सके
और वो जो भी उनके ऊपर जो भी उन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी या जिस एतमाद का इजहार किया गया था या जो वो करना चाह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब वो डिलीवर नहीं कर सके। तो अब एक बात की तो समझ आती है कि जो खामोशी थी वो कोई बीमारी की वजह से नहीं थी, वो क्योंकि मियाँ साहब ने टास्क दिया था शहबाज शरीफ साहब को। बज़ाहिर मियाँ साहब ये कह रहे थे कि फ़ौज का रोल ख़त्म होना चाहिए, बज़ाहिर वो ये कह रहे थे कि सिविलियन लीड रोल होना चाहिए, लेकिन ऐन उसी वक्त अपने भाई के ज़िम्मे उन्होंने ये काम लगाया था कि आप जाएँ, आप पाकिस्तान की फ़ौज से बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात करें, उनसे गुफ्तगू करें और हमारे मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश करें। अभी आज ये कहा जा रहा है कि जो एहतजाज है वो महंगाई की वजह से है, वो लोगों के मसाइल हल ना होने की वजह से है, ये नाअहल हुकूमत है, इसने लोगों के मसाइल में इजाफ़ा कर दिया। लेकिन क्या वाक़तन अपोजिशन इसी वजह से यही मामला हल करने के लिए बाहर निकली है? मैं आपको ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनाता हूँ, वो भी उन्होंने कल की है, जिसमें ये जो एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये अवाम के मसाइल के लिए है। क्यों एहतजाज किया जा रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से बात बताई है, सुन लें ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं। अब आपने ख्वाजा आसिफ की बात सुन ली, इसमें वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड ये है कि 2018 में जो कुछ हुआ उसको अंडू कर दिया जाए, नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहलियत है वो ख़त्म हो जाए और हुकूमत जो है उससे इमरान खान साहब को चलता कर दिया जाए। और फिर वो ये कह रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि अगले 2-3 महीने में कोई ना कोई सूरत ज़रूर निकल आएगी। ये जो उनकी जो डिमांड है, उनका जो मुतालबा है, वो तो सिर्फ इमरान खान साहब को रुखसत करने का, नवाज़ शरीफ साहब को सियासत में वापस लाने का, और वो कह रहे हैं कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया, हमारे ऊपर पर्चे कर दिए गए हैं, और जिसका मतलब ये है और क़यादत जो है वो बाहर बैठ गई है। तो कन्फ्रंटेशन हम नहीं चाहते, हम कोई भी सियासी वर्कर कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। और अभी यानी बज़ाहिर वो ये बात कर रहे हैं, बीच में उन्होंने कहा कि अगर कोई वायबल डायलॉग की सूरत निकल आई, यानी वो फ़ौज के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने एस्टेब्लिशमेंट अगर अभी भी हमसे बात करने के लिए अगर तैयार है किसी हवाले से, तो बीच में कुछ निकल सकती है और उनको उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में 3 महीनों में कुछ ना कुछ सूरत हाल निकलेगी। लेकिन अब मैं आपको एक, ये तो जो नून लीग की ख्वाहिश है और जो वो करना चाह रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये कहा 2-3 महीने, मरीम साहबा ने भी यही बात कही है कि जनवरी तक गवर्नमेंट चली जाएगी। ज़रा वो भी सुन लें। जनवरी ये कह रही हैं मरीम नवाज़ साहबा कि फ़ाइनल है, बस उससे पहले भी हो सकता है। ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने वो ये समझते हैं कि बीच में से कोई सूरत हाल निकल आएगी और मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं जो 2018 की चीज़ें हैं वो अंडू हो जाएंगी, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का कोई सफ़र जो है वो बन सकता है। इस सारी सूरत हाल में काकूल एकेडमी में एक तकरीर हुई जनरल कमर जावेद बाजवा की, और इससे पहले ये ख़बरें आई कि नून लीगी क़यादत ने उनसे मुलाकातें की हैं, ज़ुबैर साहब उनसे मिले हैं, ख़ुद DGISPR ने इस बात को इसकी इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने प्रेस को ये बात बताई और ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया कि इन मुलाकातों में जो रिलीफ़ ज़ुबैर साहब मांग रहे थे मरीम साहबा के लिए और नवाज़ शरीफ साहब के लिए, उसमें बड़ा खुलकर पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि आपके जो सियासी मामलात हैं वो आप जाएँ पार्लियामेंट में हल करें, और जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उनका फ़ैसला अदालतें करेंगी। पार्लियामेंट का इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है अभी जो डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई है नवाज़ शरीफ साहब की, अगर उसको अंडू करना है तो फिर वो तो इसकी कोई डेफिनेशन पार्लियामेंट देगी कि ये जो 62-63 के तहत जो लोग नाअहल होते हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल नहीं है, एक टर्म के लिए नाअहल हैं। तो वो तो पार्लियामेंट का काम है, फ़ौज वो यानी उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये जो सारी गुफ्तगू वो हो रही है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू भी बड़ी अहम है, बहुत अहम है। पाकिस्तान की फ़ौज इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set and ethnicity. And we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope
in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. बड़ी क्लैरिटी के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड वॉर है वो क्या है, जहनों पे लड़ी जा रही है, परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर सब अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब अच्छा हो जाएगा. बड़ा क्लियर उनका जवाब है पूरी इस तकरीर में कि आइन जो हैं वो रहनुमा असूल हैं और पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल आइन के मुताबिक जो मुंतखब हुकूमत है उसकी मदद करती रहेगी. यहाँ पे उन गरीब आवाम का कहीं पे कोई ज़िक्र नहीं है जिसको बुनियाद बना के अपोजिशन अब जू दिन जलसे के नज़दीक आ रहे हैं, महंगाई पर बात हो रही है, बेरोज़गारी पर बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया कि वो क्या करना चाहते हैं. और ये भी मरीम साहबा ने बता दिया कि मैंने झूठ बोला था उस वक्त जब ये मैंने कहा था कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं और जब तक वो सेहतयाब नहीं होते मैं सियासत नहीं करूँगी. दर हकीकत उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की और उनकी अशीरबाद से शहबाज शरीफ साहब फ़ौज से बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात करने में मसरूफ़ थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोरा जवाब मिला और फिर मरीम साहबा ने ख़ुद बता दिया कि अब उनसे जो तवक्को की गई थी, जो वो कहते थे वो कर सकते हैं, उन्होंने डिलीवर नहीं किया. डिलीवर यही था कि मुकदमात की वापसी हो, नवाज़ शरीफ की वापसी हो, मरीम को बाहर जाने दिया जाए. तो अब मामला बिल्कुल कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है. सदीक साजिद साहब, माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी आपको इंतज़ार करना पड़ा कि आपकी तरफ मैं आऊँ, लेकिन ये सब चीज़ें सुनवाना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि कुछ अंदाज़ा हो सके कि मामलात किस तरह. आप मेरी इस राय से इख्तलाफ कर सकते हैं जो हमने सुनाया है जो सब कुछ. अब आप मुझे बताइए कि जो मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त जो उनकी सफ़ों में, मैं कल भी ये सवाल करता रहा, मैं बार बार ये सवाल करता हूँ कि जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, जिसकी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 महीनों में 3 महीनों में ये जो हम तहरीक चलाएंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट घबरा जाएगी, फ़ौज अपने ऊपर तनकीद पर घबरा जाएगी और इनके साथ कोई ना कोई बात करने के लिए तैयार हो जाएगी. नून लीग के लोग वाक़तन ये समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा? यानी दे डू बिलीव सीरियसली इन इट? देखिए समीर साहब, जो आपने मरीम नवाज़ का, ख्वाजा आसिफ का और बाद में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वाज़ेह गुफ्तगू और उनका अपना जो मौक़िफ़ है वो आपने सुनवा दिया, दिखा भी दिया, तो इससे भी सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाती है. अब जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक़ है तो नून लीग की जो अक्सरियत है वो तो इस बयानिए से इत्तफ़ाक़ हरगज़ नहीं करती. जो बयानिया मरीम नवाज़ लेकर आगे बढ़ रही हैं, नवाज़ शरीफ लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बिगाड़ पैदा करें. गुज़श्ता दिनों जो एक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज़ाद कश्मीर का हुआ, उसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है. कल जो थे शायद खाकान अब्बासी कराची में थे, उन्होंने कहा हमारी इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, खोलकर उन्होंने ये बात वहाँ पर की. ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं. ये मरीम नवाज़ साहबा, अब जो आप इसका थोड़ा सा पस मंज़र है वो आपने बयान कर दिया और वो यही है कि आपने एक लफ्ज़ बोला कि कोरा जवाब मिला. कोरा जवाब इसी वजह से मिला कि शहबाज शरीफ के साथ तो वो चलने को तैयार थे, अब भी चलने को तैयार हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले. वो कह रहे थे भाई इनका कोई मुस्तकबिल नवाज़ शरीफ का है नहीं, और जिस किस्म की रियायतें वो नवाज़ शरीफ के लिए मांग रहे थे वो रियायतें उनको हरगज़ नहीं मिली. उसके बाद इनकी जो है वो मरीम नवाज़ साहबा की अग्रेसिवनेस जो है वो हमें नज़र आई. अब पार्टी के अंदर एक बयानिया है, उस बयानिए को आप ये देखिए कि उसके ऊपर ये अपना बयानिया मुसल्लत करने की कोशिश कर रही हैं. क्या नायब सदर, सीनियर नायब सदर, चेयरमैन पार्टी रजा ज़फ़रुल हक और मरकज़ी नायब सदर, वो सारे के सारे नज़रअंदाज हैं. आज भी उन्होंने एक लाहौर में मीटिंग बुलाई, जो PPO 162 के लोग थे उनके साथ उन्होंने ख़िताब किया. आप देख लें, वो अपने आप को ऐसा शो कर रही है कि सारे का सारा जो शो है वो उनका है. दूसरा, नून लीग अगर जलसा कर रही है गुजरांवाला का, उसमें भी आप देखिए कि बाकी जो जमातें हैं वो तो वो एक हाल है ना, एक फ़िक्रा का या जुम्मा जानजनाल शो नून लीग का है. कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा शो हो और बीच में पीपल्स पार्टी आ जाएगी, JUIF आ जाएगी और छोटी जमातें और शामिल हो जाएंगी. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये जो बयानिया है कि हम फ़ौज के साथ लड़ लें, फ़ौज के साथ नहीं लड़ा जा सकता. रियासत के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते, किसी तौर पे नहीं लड़ सकते. अच्छा, मैं कामयाबी आप हासिल नहीं कर सकते. एक यहाँ पर एक और चीज़ मुर्तज़ा मैं आपसे सवाल करूँगा. इस सारी जो ये जो इस वक्त सीन बन रहा है उसमें अगर आप मुख्तलिफ़ कॉलम्स पढ़ें, अगर आप नून लीग के लोगों से प्राइवेट कन्वर्सेशन करें, एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है जिसका ज़िक्र अभी सदीक साजिद साहब ने भी किया, कि जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब भी हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं. और कॉलम्स के ज़रिए
और प्राइवेट कन्वर्सेशंस के ज़रिए और मुख्तलिफ टॉक शोज़ के ज़रिए ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि दर हकीकत नून लीग की कोई लड़ाई नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये तो तहरीक इंसाफ है जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ उसने ला के खड़ा किया है ताकि इदारों की और अपोजिशन की लड़ाई हो और अपोजिशन जो है उसको इदारे क्रश कर देंगे। और इसके साथ साथ जब इदारों के ऊपर जब कीचड़ उछाला जाएगा तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनकी पोजीशन, उनकी बारगेनिंग पोजीशन जो है वो मजबूत हो जाएगी। हालांकि जो बयानिया है कि वोट को इज़्ज़त दो और ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये बयानिया तो डायरेक्टली फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये तो तहरीक इंसाफ ने नहीं इसको बनाया, ये नून लीग का बयानिया है। लेकिन ये एक तासुर इस तरह से देने की कोशिश की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये कि जनाब ये तो तहरीक इंसाफ सब कुछ करवा रही है। आप क्या कहते हैं मुर्तज़ा? जिस तरह से आपने सारा ये शो अभी हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आई सामने। एक तो बात तय है कि नून लीग का जो बयानिया है वो कम से कम 2 से 3 लोगों का बयानिया है, उससे ज़्यादा लोगों का उस पार्टी में ये बयानिया नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं वो आपको, हमें भी जहाँ भी मिल रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी पता नहीं ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, यहाँ जिस तरह हम पाकिस्तान में रह के जो पॉलिटिक्स कर सकते हैं वो ये कतन पॉलिटिक्स नहीं है जो हमारी लीडरशिप करना चाहती है। सेकेंडली ये है कि अभी मरीम नवाज़ साहबा के जो राब्ते गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहों से, उसमें ये बात तय हुई है कि जो गुजरांवाला का जलसा है उसमें आप ये देखेंगे कि अब वो बात नहीं की जाएगी जो ये कहा गया था कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई आपके लाने वालों से है। हम ये जो भी इस वक्त तक किया गया है अनडू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ये किसने किया था और क्यों किया था। तो ये उनको कायल करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान उनको ये कह रहे हैं कि आप इस बात के ऊपर ना आएँ, आप वही बात रखें, अवाम में वही बयानिया जो है उसको लेके सामने चला जाए। जो आपने खुसूसी तौर पे बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उनके दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है। ये पॉलिटिक्स जब से इमरान खान कंटेनर पर चढ़े हैं उस वक्त से लेके आज तक ये कोशिश की जाती रही। कभी उनके मुंह से खिलाड़ी होने के नाते पे निकल गया कि मैं एम्पायर की उंगली की तरफ देख रहा हूँ, तो उसको आपने देखा कि उसको बुनियाद बना के बात होती रही। आज भी वही चीज़ें, वही लेगेसी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और नून लीग के जो खसूसी तौर पे मैंने जिक्र किया कि 2-3 लोग हैं जिनका यह बयानिया है। अब जो काबिल बर्दाश्त बयानिया है वो डेफिनेटली वही है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बातचीत कर रहे थे और उनको सिर्फ ये था कि इनको भाई को अनडू करें, लेकिन इसके अलावा तो बाकी उनके कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं थे। इस्टेब्लिशमेंट उनको बिल्कुल काबिल कबूल समझती है, बल्कि खान साहब से भी कहा गया था कि उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करें और उनको एक पार्ट एंड पार्सल लेके चलें साथ। लेकिन जो करप्शन और एहतसाब का मामला है उसको आप एक साइड पे साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। लफ्ज़ों में आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की सोच थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलने की, वो बुनियादी तौर पर उसकी जो नाकामी हुई है वो नवाज़ शरीफ साहब का वो स्ट्रबन एटीट्यूड था। देखिए जिसकी वजह से जो वादे शहबाज शरीफ साहब ने किए या जो वो करना चाह रहे थे अपनी पार्टी के लिए, वो मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब की वजह से वो डिलीवर नहीं कर सके और इसकी वजह से उन्हें नाकामी हुई। लेकिन अब मलबा उन पर डालकर तो मरीम नवाज़ साहबा फिर लीड रोल में आ गई, अभी लीडिंग रोल में आ गई हैं। लेकिन आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि जब वो इस तरह की बातचीत में एंगेज थे शहबाज शरीफ साहब, अगर वो भाई की तरफ से उनको इस तरह का बिहेवियर देखने का मिला और भतीजी सामने आके बैठ गई तो इनको अंदर नहीं करना चाहिए था उनको। वहाँ अगर कोई ऐसा मसला भी होता तो उनको कम से कम सामने रखते ताकि वो एक प्रिवेल करती सोच और वो नहीं, वो अंदर तो इसलिए चले गए ना कि जब शहबाज साहब ने ये देखा कि मेरी दाल नहीं गल रही तो उन्होंने तो जो जमानत की दरख्वास्त थी वो वापस ले ली और उसके बाद इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि ज़ाहिर है अगर जमानत नहीं उनकी कंफर्म हो रही तो उनको तो गिरफ्तार होना ही होना था, इदारे ने उनको गिरफ्तार करना था। ना उनको इमरान खान ने गिरफ्तार किया, ना उनको मुस्लिम लीग नून ने गिरफ्तार कराया। वो तो इसलिए गिरफ्तार हुए कि उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो थी कंफर्मेशन की वो वापस ले ली। मरीम नवाज़ देखें जो है ना वो बिल्कुल अपने बाप की तरह, मियां नवाज शरीफ साहब की तरह तजादात का मजमूआ है।
अभी आपने सिर्फ 2 शॉट उनके सुनवाए हैं। अब बहुत कुछ है, वो तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। वो जी, वो एक सिंपल एक मैं बात करना चाहूँगा। एक बात और उन्होंने बड़ी दमंग और बांगे दोहल की थी। उन्होंने कहा था मेरी वालदा फौत हुई हैं, तो उसकी वजह से मैं उसमें हूँ सदमे में, तो मैं इस पॉलिटिक्स के हवाले से जो वो ट्विटर पे चिरपिंग करती थी कि वो नहीं मैं करूँगी, वो भी ख़त्म हुआ बयानिया। उसके बाद कहा कि वाले साहब बीमार हैं, वो भी ख़त्म। कल हमने देखा है, कल एक और नई बात जो है उन्होंने वो उस हवाले से कर दी। तो ये लोग एक एक चीज़ को छोटी हो बड़ी हो, ये तो साबित हो गया ना कि जो वो बात कह रही थी कि मैं खामोश अपने वालिद की बीमारी की वजह से हूँ, वो गलत थी। ये बिल्कुल वैसी कहानी थी जैसी वो कैलबरी फॉन्ट बना लिया गया और वो भी नहीं था। फिर जैसे नवाज शरीफ साहब बीमार हुए तो उनके दस्तावेज़ात बना लिए गए, हालांकि वो बीमार नहीं थे। मैं आज वो उनकी गुफ्तगू सुनवा नहीं सकता। वो सहाफ़ियों से कह रहे हैं कि यार अगर आप उठ जाएं, अगर आप महीना 2 महीना लीडर से अगर अंदर भी चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो भी महीने 2 महीने की बात कर रहे हैं। नून लीग की जो क़यादत है उनको ये यकीन लग रहा है, ऐसा महसूस होता है सदीक साजिद। मैं ब्रेक पर हमने जाना है, जब वापस आते हैं तो आपसे मैं इसका जवाब लूँगा कि 2 महीने 2.5 महीने की सब लोग ये बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा भी ये बात कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी ये बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी ये बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी ये बात कर रहे हैं कि अब बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी ने इनको 2-2.5 महीने का कोई लारा लगाया, या नून लीग की क़यादत ये समझ रही है कि अगर हमने अपने MPs को और वर्कर्स को ये बात ना बताई कि 2 महीने में तब्दीली आ जाएगी और कोई माहौल इस तरह का गर्म पैदा नहीं किया, तो पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी और पार्टी में से बहुत से लोग चले जाएंगे। तो दर हकीकत ये जो सारी कैंपेन है, ये जो जलसे हैं, ये कोई इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी को मुंतशिर होने से बचाने के लिए, एक फॉल्स होप देने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और इसी मौजू पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन की बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून की सियासत की बात हो रही है। नून लीग के कायदीन ये बता रहे हैं कि बस ये 2-2.5 महीने की गेम है। अपना मकसद भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की कोशिश है। 2018 में जो कुछ हुआ या माजी में जो सियासी मामलात हुए उनको अनडू करने की कोशिश है और डायलॉग के लिए भी तैयार हैं। वैसे वो कह रहे हैं कि हम फ़ौज से किसी तरह की बात नहीं करेंगे और फिर हमेशा से वो सवाल करते रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई आइनी कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो यहाँ पर फ़ैसला करे कि किसकी हुकूमत होनी है। और यही वो इल्ज़ाम लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर कि वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन अब ख़ुद अपनी सिलेक्शन के लिए वो ये सारी कैंपेन कर रहे हैं। गरीबों का नाम लिया जा रहा है, महंगाई का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई, जिसमें ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और ये 2-2.5 महीने में कोई ना कोई सूरत निकल आएगी और जो वायबल डायलॉग है उसके लिए हम तैयार हैं और इमरान खान साहब चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा अजीब सा तजादात का मजबूआ है। आप फुटेज भी देख रहे हैं, इस फुटेज में कुछ आवाज़ें भी थी, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि वो वाक़तन वहाँ की आवाज़ें हैं या किसी ने फ़ोटोशॉप करके उसमें ऐड कर दी गई हैं। तो इसलिए जिस चीज़ की कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, वीडियो की तो कंफर्मेशन थी। ये नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, घूम फिर रहे हैं, इनके साथ इनके अपने कोलीग्स भी हैं, साथी भी हैं। बड़ा सवाल जो है सदीक साजिद वो मेरा ये है कि जो नून लीग के अंदर एक टूट फूट का अमल था और इतलात ये आ रही थी कि बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो छोड़ के जाने वाला है, क्या ये सब कुछ जो माहौल गरमाया है, जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन और जिस तरीके से ये एक तासुर देने की कोशिश की है कि 2-3 महीने में गवर्नमेंट चली जाएगी, इसके पीछे ये मकसद भी तो हो सकता है ना कि जो उनके साथी उनको छोड़ के जाने वाले हैं उनको ये तासुर दिया जाए कि आप अगर छोड़ के गए तो बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, वी आर वेरी मच इन, और हम तो हुकूमत में आने वाले हैं, इमरान खान को हम तो गिराने वाले हैं। पहली बात तो समीर साहब ये है कि फ़ौज कोई गैर जमहूरी कदम उठाएगी नहीं, कैसे भेजेंगे उसको जनवरी में, दिसंबर में, कोई मार्शल लॉ लगाएंगे। दूसरी बात, क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देगा, क्या वो इस्तीफ़ा दे देगा, क्या ये तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? अगर यही वो कानूनी और आइनी ऑप्शंस है जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि ये अभी इस पोजीशन में नहीं है। जब ये खुद ही रिज़ाइन नहीं करना चाहेंगे और कहते हैं जी हम सेनेट के इलेक्शन से पहले रिज़ाइन करेंगे, तो वो भी एक जमात का नुक्ता नज़र है। वो भी उस वजह से कि जो ख्वाजा आसिफ ने उस दिन तकरीर की नवाज शरीफ के जब वो ख़िताब कर रहे थे उनके मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी का, नंबर 1। दूसरी जो बात की है, नून लीग के अंदर टूट फूट का जो अमल है वो मुसलसल जारी है और लोग भी होंगे, बहुत से लोग खामोश हो गए हैं। इसकी आप एक मिसाल ले लें, एक शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो टोटली अब खामोश है।
और आपको पता है, मैं एक ख़बर भी आपको आपके ज़रिए अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन को दे दें कि शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्शन आर्डर के लिए दरख्वास्त जमा कराने से स्पीकर को इनकार कर दिया और अपनी जमात को भी मना कर दिया। शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके भी रुकन हैं, उनकी भी जो है वो दरख्वास्त वहाँ भी उन्होंने नहीं दी। हर हफ्ते इजलास हो रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, आज भी इजलास था, नहीं दरख्वास्त दी। अब से थोड़ी देर पहले याद सादक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कोई दरख्वास्त दी भी नहीं और ना ही हमें अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया, यानी कि वो जेल में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, वो ईवान में आकर भी बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर स्पीकर अपने तौर पे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है स्पीकर इतने बाख्तियार तो है, लेकिन वो शायद इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर वो ये काम नहीं करेंगे। और जो मैंने पहले भी कहा कि जो टूट फूट का जो अमल है वो जारी है, एक ग्रुप अलहदा हो गया, मज़ीद बनेगा। और ये जो बयानिया है दूसरे, और उसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो नवाज शरीफ ने जो कहा है ना कि पाबंदी लगा दी है, बातचीत नहीं करनी, आपको हतमी दावे से कहता हूँ इनके लोग आज भी मिल रहे हैं, तरीक़ाकार बदल गया है। खानों पे जाते हैं, किसी महफिल में चले गए, वहाँ मुलाकात होगी, मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, राना तनवीर, याद सादक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, बहुत से लोग मिल रहे हैं। ये हकीकत है, जो उसका अंदाज़ मैंने कहा कि बदल गया। दूसरी बात ये है कि अज़राए तफद्दुल ये भी बात करता हूँ जो आपने बोला था कि जेल जाने से क्यों डर, जेल जाने से ये एक दिन अपनी महफिल में ये बात की और राना सनाउल्लाह ने ये बात की, उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो जी, और गर्मियाँ दी जेल नहीं चली जाती, सर्दियों सर्दियाँ सर्दियाँ आ रही हैं, तो फिर मियां साहब तो कह रहे हैं कि कोई नहीं चले जाओ यार, क्या ऐसी बात है। उन्होंने कहा जी ये जो तहरीक है भाई, जो तहरीक है इसको इन्होंने गर्मियों से पहले ख़त्म करना है, इस वजह से ये दिसंबर और जनवरी की बातें कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन एक सवाल मेरा ये मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ साहब जो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी नहीं आना चाह रहे, पार्लियामेंट में भी नहीं आना चाह रहे, आप समझते हैं कि वो 15-20 दिन, महीना डेढ़ देखेंगे, 2 महीने देखेंगे कि ये जो नवाज शरीफ साहब जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये किस तरह जाता है, ये चलता है मामला, और फिर वो अपने किसी ग्रुप को अपनी सोच के साथ लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, अपने भाई से कहेंगे कि अब आपने भी अपना तीर चला लिया जो चलाना था, अब आप आराम से बैठें और जो मैंने आपसे बात कही थी वो मुझे करने दें। इस बात का चांस है, या वो जिस तरह हमेशा माजी में थोड़ी सी गुफ्तगू करके एक झाग की तरह बैठते रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसी तनख्वाह पर नौकरी करते रहेंगे, उनमें ये दबदबा या हिम्मत नहीं है कि वो अपने भाई को चैलेंज कर सकें। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है और इसका फ़ैसला उन्होंने किया, नाराज़गी उनकी बिल्कुल है, जिस तरह मरीम नवाज़ पार्टी को आगे लेकर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनको कहा गया था कि एक दो स्टेटमेंट जो कि पहले भी बनाए जाते थे उनको भिजवाए गए, उन्होंने कहा जी हम चला दें, मना कर दिया। किसने? शहबाज शरीफ ने। अपोजिशन लीडर तो वह है ना, जेल से स्टेटमेंट तो आ सकती है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इस किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, अगर मैंने बात करनी हुई जब मेरी अदालत में पेशी होगी मैं बात करूंगा। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ क्या चाह रहे हैं और उनकी नाराज़गी की वजह क्या है। दूसरी बात मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जो उनकी डिमांड थी, जो बड़े भाई साहब ने रखी थी, आप सुन लें, गैर हकीकी जब ये बातचीत चल रही थी, आपको ये अच्छी तरह मालूम है समी साहब को उस वक्त एक कौमी हुकूमत का शोशा भी छोड़ा गया था, और उसमें नवाज शरीफ ने डिमांड क्या रखी थी, ये माफ़ी मांगे कि हमने गलत किया। कौन? इस्टेब्लिशमेंट वाले। फ़ौज माफ़ी मांगे कि हमने इमरान खान को गलत किया, और तहरीरी माफ़ी मांगे। मियाँ साहब की डिमांड थी। नंबर 2, मुझे वापस आने दें। नंबर 3, नए इंतखाबात करवाए जाएँ, और जब तक इस्लाहात नहीं होती कौमी हुकूमत उस वक्त तक बनाई जाए। तो जब आपने जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर आपने अदम एतमाद कर दिया कि आप माफ़ी मांगे, यानी कि 1,70,00,000 वोटों ने वोट दिया इमरान खान को, वोटों उसकी कोई अहमियत नहीं है। इदारों को आप इल्ज़ाम दे रहे हैं, आपके साथ वो खड़े हो जाए तो ठीक होते हैं, इमरान खान के साथ जमहूरी हुकूमत की हमायत करना शुरू कर दें तो वो गलत हो गए। इसी वजह से फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ी। ठीक है। अच्छा, मैं मुर्तज़ा आपकी तरफ आता हूँ। आप भी नून लीग की सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और बड़े आपके ताल्लुकात भी हैं, उनसे गुफ्तगू भी आपकी रहती है, प्राइवेट कन्वर्सेशन भी। मैं हर बंदे से ये सवाल कर रहा हूँ, ये जो बयानिया है जिसका आपने भी जिक्र किया, ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, अब दबाव लीडरशिप महसूस कर रही है जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो महंगाई के ख़िलाफ़ हैं। एक सोच में, उनके बयानात में एक तब्दीली आना शुरू हुई है। मुझे ये बताइए कि ये सस्टेन कर लेंगे इस बयानिए को, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो बात कर रहे हैं?
ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जिस बयानिए की बात इन्होंने की है, यानी ये वोट को इज्जत दो का जो नारा है, जो जिस पे वोट को तो इज्जत दी है। हुई है, यहाँ पे वोट को इज्जत बहुत मिली हुई है। आप जानते ही हैं वोट को इज्जत के हवाले से जो इनके विचार हैं, जो सोचे हैं, वो सबसे पहले आप भी सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम भी जानते हैं, इनको कवर करते हुए ज़िंदगी गुजर गई है। तो ये तो कहानियाँ हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें जिस तरह चौधरी साहब कह रहे थे कि ये जेलों से डरते हुए ये कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे इनकी जब मुशावरत हुई है कि हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्यों करनी है। एक तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे बड़ी खुल के बातें हुई थी। इन्होंने कहा कि इसमें लोड शेडिंग होगी बहुत ज़्यादा गैस की, 1500 से 1600 मकाब क्यूबिक फुट जो गैस है वो नहीं होगी और लोग घरों में तंग होंगे। सेकंड ये है कि इस वक्त आप ये देखें किसी भी तरह से कहीं ना कहीं आटे की शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं चीनी जो है उसकी शॉर्टेज है, चीज़ों की रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसमें नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं और लोगों के जज्बात को उभारने में वो मददगार होंगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जलसों में आ सकें। मैं सर अर्ज़ ये करूँगा, देखें अंडा आज 180 रुपये दर्जन अगर बिक रहा है, ये पॉलिटिकली ये इंटीग्रेटेड चीज़ है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप देखें चंद 6 लोगों ने उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे अंडे के वो डीलर्स हैं उन्होंने अंडा रोक दिया। अब वो अंडा जो 130 रुपये वो 180 रुपये नहीं मिल रहा। अब मुझे ये बताएं कि ये गवर्नेंस के जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको तो कम से कम इनको देखना चाहिए। इनको अब ये LNG के सौदे कर रहे हैं कि यार ये अगर तहरीक निकलती है, लोग बाहर निकल आते हैं इस बात के ऊपर, तो फिर हमारे पास गैस नहीं होगी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है मुर्तज़ा, क्योंकि आज काबीना में भी जो गुफ्तगू हुई है उसमें शेख रशीद साहब ने और बहुत सारे दूसरे वज़रा ने ये बात कही है कि जो गवर्नर, ये जो महंगाई का इशू है इसने हमें बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। बल्कि शेख रशीद साहब ने तो ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर से कि लोग हमारे गिरेबान को पकड़ते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, हमारे पास कोई उसका जवाब नहीं। सदीक साजिद आपके पास है पूरी स्टोरी, बताएं ना, अटर करें ज़रा, बोलें। बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब, ये दुरुस्त बात आपने की है। और शेख रशीद ने न सिर्फ अद्वियात की कीमतों में इजाफे के ऊपर बात की बल्कि महंगाई, और ये भी उन्होंने ये कहा कि मेरी बात सुन लें, ये नवंबर दिसंबर में आटे की कीमत और बढ़ेगी। इस वक्त 78 रुपये तक तो जा पहुँची पर kg, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो 100 रुपये तक चली जाए। जिस तरह चीनी जो है वो 110 पे चली गई है, 110 पे चली गई है। लेकिन साथ ही साथ फिर जो और ये जो मुर्तज़ा साहब ने बात की है उसके ऊपर भी नदीम बाबर की अच्छी खासी क्लास ली, उमर यूब की, मुराद सईद ने, उन्होंने कहा कि आप लोग करते क्या है, यहाँ पे काबीना में बैठकर एक फैसला किया जाता है। नदीम बाबर के क्या स्टेक्स हैं? यानी ये वो एक ऐसा आदमी है जिसकी अपनी कंपनियां हैं, जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसने माल बनाया है, ऐसे लोगों को ये है वो लोग जो प्रॉब्लम, ये माली मफादात का जो टकराव है ना, वो यहाँ पे आकर वाजे हो जाता है कि एक बंदा जिसकी अपनी कंपनीज है और उन्होंने इसी बात पे तो रोना, और ये सारी चीजों का जो बोझ है, जो खुमियाजा है, वो खान को भुगतना पड़ता है। और मुराद से ये तो बात उन्होंने कहा हम फैसला करते हैं, वज़ीर आज़म फैसला करता है कि बिजली और गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी, ये जाकर बाहर जाके ECC के जरिए फैसला करवा लेते हैं कि कीमत बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने तो अवाम में नहीं जाना, अवाम में हमने जाना है, और अवाम जो है हमारे साथ जो सलूक करते हैं। और उन्होंने कहा कि अब वो जिस तरह अपोजिशन जिस चीज़ को कैश करा रही है उतना हमें अपोजिशन से नुकसान नहीं होगा जितना हमें अवाम से इस तरह की महंगाई अगर होती रही और कीमतें बढ़ती रही तो ज़ाहिर है सर्दियाँ आ रही हैं, गैस का बहरान तो होगा, उसकी कीमत भी बढ़ा दी, ये कंट्रोल करना होगा। और वज़ीर आज़म जो खुद भी कह रहे हैं कि मैं तमाम जो रियासती वसाइल है वो भी इस्तेमाल करेंगे। और देखें बाद में प्राइम मिनिस्टर ने शेख रशीद से अलहदा मुलाकात भी की है और उनको इस बात का अदराक भी है, और उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो ज़ाहिर है एक ऐसे सर्कल में इस वक्त घिरे हुए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मामले की नज़ाकत को सियासी अंदाज में उस तरह से नहीं देख पा रहे। बहरहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और जब वापस आएंगे तो एक और सवाल मैं रखूँगा सदीक साजिद और ग़ुलाम मुर्तज़ा के सामने कि जो नून लीग के MPs ने मौलाना वो जो जमील अहमद शरकपुरी उनके साथ किया और दूसरे जो MPs हैं उनके साथ किया, लेकिन किसी तरह की भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मैन हैंडलिंग की, जिन्होंने उन्हें धक्के दिए। तो अगर वो नून लीग के लोग जो इस बयानिए से तंग आकर नून लीग को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन अगर ना दी गई तो फिर जो दूसरे कोई अगर इस तरह के अरकान असम्बली हैं वो क्यों वहाँ से निकल कर आएंगे, क्यों वो इस बयानिए के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे, और क्या वजह है कि इंतज़ामिया इस हवाले से किसी तरह की भी कार्रवाई से कासिर है, खामोश है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा टीवी स्क्रीन्स पर कि जो MPs जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जेन्युइनली फ़ील करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू है वो को पाकिस्तान की सर्विस नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन उन MPs के साथ मुस्लिम लीग नून ने जो किया वहाँ पर असम्बली के अंदर, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। स्पीकर साहब ने यह कहकर जान छुड़ाई पंजाब असम्बली के कि जनाब ये तो कुछ ज़ाती मामला है, हालांकि वो कस्टोडियन है उस असम्बली के, उस हाउस के, और वो उसके मेंबर्स हैं, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस भी खामोश तमाशाई है, पंजाब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ग़ुलाम मुर्तज़ा, अगर ये सूरत हाल आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटीज़ हैं उनमें ये अगर इस तरह का रवैया रखा गया तो दूसरे जो नून लीगी MPs हैं, अगर वो अपनी पार्टी की अंदर पॉलिसी से इख्तलाफ करके कहीं आना भी चाहता है तो वो तो नहीं आएगा, उसकी बेइज्जती हो रही है, उनके सरों पे लोटे रखे जा रहे हैं, कोई पर्चा तक नहीं दर्ज हो रहा, तो क्या ये होगा? सभी साहब, ये तो अपने नारे की नफ़ी है, वोट को इज्जत दो। वो बंदा 2-2.5 लाख वोट लेके आया हुआ है, मियाँ जमील साहब एक मोहतरम शख्सियत है, जलील शरकपुरी, कितने पैसे वो वोट लेके आए हैं। अगर उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, दीगर लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं, तो क्या ये जमहूरियत है? ये वोट की इज़्ज़त है? आप अपने बयानिए की नफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने अगर ये बात मुलाकात कर ली, उन्होंने छोड़ी, सिर्फ उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात उन्होंने जलील साहब की जो बात है, जलील, और अगर दूसरी बात, जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो इमरान खान साहब को नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि अब आप किसी पार्टी के बंदे नहीं हैं, आप तो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसी तरह जो उस्मान बुज़दार हैं वो तो पूरे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे कोई बंदा भी। अब ये जो रूलिंग है ये जस्टिस काजी फायज ईसा की रूलिंग है और उनका डिसीजन है, और नून लीग उनको मानती है, बिल्कुल एक पीर की तरह मानती है। वो हर शख्स को जाके वहाँ से मिलना, उनको मिलना अगर चाहे वो मिल सकता है, पार्टी के कोई भी लोग जाके मिल सकते हैं। उसमें ये तो नहीं उन्होंने आके तो ये कहा कि हमने सिर्फ इस बयानिए के वो नहीं मान रहे जो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं। फ़ौज हमारी नज़रियाती जोग्राफी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हम इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं कि वो सरहदों पे बैठे हुए हैं, तो इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। बाकी आपकी लीडरशिप है, हम आपकी लीडरशिप को मानते हैं और आपकी पार्टी में भी रहना चाहते हैं और पार्टी में रहेंगे भी। फिर उन्होंने वो भी बात बता दी कि मुझे तो फ़ोन करके कहा कि टिकट ले लो। बात ये है कि भाई अगर आप इतनी सी बात अपनी पार्टी में नहीं मान रहे, नहीं कर रहे, आप कैसे बाकी चीज़ें चलाओगे, बाकी पॉलिटिक्स? लेकिन मेरा सवाल ये है, वो तो सही, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या पंजाब की इंतज़ामिया को, क्या जो सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट है, उनका काम नहीं था कि वो उन अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है उन पर कानून का इतलाक़ करे, और ताकि आइंदा किसी को ये इस तरह करने की ज़रूरत ना हो? वहाँ अगर इशारे पे कोई पुलिस वाला जो है किसी को हाथ दे देना MP की गाड़ी को, तो वहाँ तहरीक इस्तेहकाक पेश हो जाती है और इस्तेहकाक के लिए वहाँ कमेटियाँ बन जाती हैं। इतनी बड़ी बात हुई है उस असम्बली के बाहर और असम्बली की प्रेमिसेस में, जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली है और स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनको चाहिए था कि इमीडिएटली उसका एक्शन लेते और उसी वक्त उन सबको कॉल करते, सर्जेंट एट आर्म्स बुलाते, बाकी लोगों को बुलाते, सबको बैठा के उनसे बात करते कि भाई, और पार्टीज को नोटिस करते। सदीक साजिद, आपका क्या ख्याल है? स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई साहब को बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी गई कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है, इस पर खिलाफ कार्रवाई की है। स्पीकर के पास इख्तियार है, वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनका दाखिला ममनू करार दे सकते हैं, और साथ ही साथ उनको अगर किसी ऐसे रुकन है जिसका कंडक्ट जो है वो डेकोरम के ख़िलाफ़ हो, तो किसी भी किस्म का इक़दाम करने का पूरा उनको इख्तियार हासिल है। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जान छुड़ा ली। ज़ाहिर है वो आपको पता ना, चौधरी बरादरान तो वो सियासी जमातों के साथ इतनी वो बिगाड़ पे, इतनी सतह पे जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने कहा जी ये इनकी पार्टी का ज़ाती मामला है। भाई ज़ाती मामला चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है, ज़ाती मामला, लेकिन आप कस्टोडियन हैं, आप इनके मुहाफ़िज़ हैं और आपके MPs हैं, आप चूँकि आपको सबको बराबर लेकर चलना होता है, तो आप एक दरख्वास्त आई है उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, उनको नोटिस इशू करें। अब ये ज़ाहिर है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो एक प्री प्लान जो मनसूबा था उसके तहत किया गया, और इसके पीछे कौन था? राना सनाउल्लाह। सीधी सी बात कहूँगा, उन्होंने ये करवाया सारे का सारा कि ये लेकर लोटे उनके साथ। लेकिन इससे आप ये नहीं समझते कि राना तनवीर साहब के लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि जो जलील शरकपुरी हैं वो उन्हीं के हल्के में इख्तिलाफ राय अगर सभी साहब कोई बंदा करता है तो ये इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनके साथ इस किस्म की कोई हरकत करें। वो बुजुर्ग आदमी हैं और लोग अशरफ अंसारी हैं और अच्छा फिर जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। हाँ जी, जबरदस्ती एक MPs से इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। ये कौन सी जमहूरियत है और कौन सा आप कहते हैं जी कि शाइस्तगी है सियासत की, या कौन सा ये सियासत का आपका तरीका है? एक तरफ आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो
और जो आपके ही वोट लेकर MPA मुंतखब हो गए उनको आप इज्जत नहीं दे रहे। ये तो हाल है आपका, तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये अच्छा जी, वक्त हमारे पास कम है, थोड़ा सा एक खबर ज़रूरी है जिक्र करना जाने से पहले। आज मोहित यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल एडवाइज़र हैं, करण थापर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने पूरा जो इंडिया को वो जो कच्चा छट्टा पूरा उसका दिखा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि दहशतगर्दों की माली मावनत कर रहा है इंडिया। फिर APS पेशावर में जो हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था वो भी राह से उसका भी कनेक्शन था, और पाकिस्तान के पास भारत से की गई जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनके सबूत भी मौजूद हैं। और फिर जो चाइनीज़ कौंसलेट और PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला था ये भी रॉ ने करवाया। और फिर ये कि राह के अफसरान की निगरानी में अफ़गानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को ज़म किया गया और उसके लिए $10 लाख भी दिए गए। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि चीनी कौंसलेट में जो हमले में मुलव्वस असलम अच्छू जो था उसके वहाँ पर न्यू दिल्ली में उन्होंने एक हॉस्पिटल में इलाज करवाया और उसके सबूत भी मौजूद हैं। तो आज ये बड़ा एक वाज़े तौर पर मोहित यूसुफ ने, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने बताया भारत को, और साथ ही उन्होंने एक पेशकश भी की कि अगर जो वहाँ पर कश्मीरियों को रिहा कर दिया जाए, मुहासरा ख़त्म कर दिया जाए और कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए जो लेजिस्लेशन की गई है उसको वापस कर लिया जाए, क्योंकि भारत ने जब वो 370 एब्रोगेट किया तो तकरीबन अभी तक 1.8 जो है ना मिलियन जो डोमिसाइल हैं वो नए जारी किए जा चुके हैं। अब ये पता नहीं मकामी लोगों के थे या दूसरे लोगों को वहाँ पे ला के मुसलमानों को एक अक़लियत में तब्दील करने के लिए ये डोमिसाइल बना के दिए गए। तो एक बड़ी अच्छी पेशकश की है इन तमाम चीज़ों के बाद भी। और ये भी कहा डॉक्टर मोहित यूसुफ ने कि बेसिकली जो उनके हम मनसब हैं, जो भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डोवल साहब, वो इन मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं और वो ये चाहते ही नहीं है कि कश्मीर के मसले पर कोई डायलाग हो, क्योंकि अगर कोई डायलाग होगा तो उस पर भारत की कोई पोजीशन ही नहीं है। गुफ्तगू अगर होगी तो उस गुफ्तगू के नतीजे में डेफिनेटली जब वो चीज़ें जो रिकॉर्ड पर हैं वो सामने आएंगी, उस पर बात होगी, तो जो कुछ भारत ने किया, जो कुछ भारत वहाँ पे कर रहा है और जिस अंदाज में पाकिस्तान में वो मुदाखलत कर रहा है, तो फिर उनको सवाए सुबकी के कुछ हासिल ना होगा। और इस चीज़ से भारतीय बचना चाहते हैं और जो कश्मीर पर उनका गैर कानूनी तसल्लुत है उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं, उसको वो आगे लेके आना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो सबसे बड़ी रुकावट है। सदीक साजिद, ये तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान ने पेशकश की है, और कि सब कुछ इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि वो पाकिस्तान में इस तरह से मुदाखलत कर रहा है, हमले करवा रहा है, कश्मीर का इतना अहम इशू है कि पाकिस्तान उस पर बात करने के लिए तैयार है। देखिए, हमने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया खित्ते में क़याम अमन के हवाले से अफ़गानिस्तान में, और अब भी हम मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं ना समी साहब। तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में पायदार अमन चाहता है और उसके लिए मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। और ये मसाइल इसी वजह से हल होंगे कि हम बातचीत करें, मुज़ाकरात का रास्ता बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साजिद आपका, मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये था आज का तज्ज़िया। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए तज्ज़ियात के साथ और नई खबरों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।